8 नवंबर 2038 सब नॉर्मल था। इस दिन अच्छी धूप भी निकली थी। ये संडे था तो सारे लोग घर पर बैठकर आराम कर रहे थे और बच्चे गली में खेल रहे थे। तभी एक बच्चे को आसमान में कुछ दिखता है। वो देखता है कि आसमान से एक चलता हुआ प्लेन जमीन की ओर क्रैश कर रहा है और वो उनकी ओर ही आ रहा है। जैसे जैसे वो उनकी ओर आता है उसका साइज बड़ा होते जाता है। थोड़ी देर बाद वो इतना बड़ा लगने लगता है कि ये क्लियर हो जाता है कि ये कोई प्लेन नहीं था, वो एक मीटियोर था। और ऐसे एक नहीं लेकिन 10 से भी ज्यादा मीटियोर्स अर्थ की ओर बढ़ रहे थे और जब वो जमीन से टकराए, बूम, थोड़ी देर के लिए सब सफेद हो गया। एक एक्सप्लोजन हुआ। ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा था कि इसने एक सिटी को पलक झपकते ही गायब कर दिया। इस इम्पैक्ट की वजह से पूरे अर्थ पर अर्थक्वेक्स आने लग गए। ये इतने पावरफुल अर्थक्वेक्स थे कि पूरी की पूरी सिटीज धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही थी। अर्थक्वेक्स की वजह से वोल्केनोस ट्रिगर हुए और अब लावा भी सिटीज को धीरे धीरे खाए जा रहा था। जो मीटियोर्स ओशियन में गिरे उस इम्पैक्ट से बड़ी बड़ी वेव्स बनी, इतनी ऊंची वेव्स की उन्हें देखने के लिए सिर ऊपर उठाना पड़े। ये एक सुनामी थी। ये सुनामी पूरे शहर को पानी में मिला के ओशियंस में ले गई और कुछ ही घंटों में सब गायब। ये एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट था। ये एक सिविलाइजेशन का एंड था। लेकिन स्टॉप, अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने ये कहानी पास्ट टेंस में बताई। लेकिन क्यों? क्योंकि ये हमारी सिविलाइजेशन की कहानी नहीं है। ये हमसे हजारों साल पहले अर्थ पर रहने वाले लोगों की कहानी है जो कि हमारी तरह ही एडवांस थे, लेकिन ऐसे ही किसी इवेंट ने उनकी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर जो उन लोगों में से कुछ लोग बचे उन्होंने फिर से सिविलाइजेशन को रीस्टार्ट किया और नई सिविलाइजेशन बनाई जो कि हम हैं। तो ये जो मैंने आपको कहानी बताई जहाँ की एक बड़ी सुनामी आती है और पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देती है, ये स्टोरी हमें बहुत से रिलीजियस स्टोरीज में सुनने को मिलती है। और शॉकिंग बात तो ये है कि सारे ही रिलीजन्स में ये कहानी बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन और ग्रीक सिविलाइजेशंस सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मानी जाती है। हिंदुइज्म में मत्स्य पुराण में ये बताया गया है कि वैवस्थ मनु जो कि सतयुग में एक राजा थे, उन्हें एक बार एक मछली नदी में मिलती है और वो उनसे कहती है कि मुझे वापस पानी में मत डालो वरना कोई बड़ी मछली मुझे खा जाएगी। मनु उसे अपने साथ लेकर जाते हैं और एक जार में रखते हैं। कुछ दिन बाद वो मछली इतनी बड़ी हो जाती है कि जार में फिट नहीं बैठ पाती। मनु उसकी जगह चेंज कर देते हैं और इस बार एक बड़े कंटेनर में रखते हैं। कुछ दिन बाद फिर से वो मछली बड़ी हो जाती है और कंटेनर छोटा पड़ जाता है। मनु उसे अब गंगा नदी में लेकर जाते हैं, लेकिन अगेन गंगा नदी भी उसके लिए छोटी पड़ जाती है, तो वो उसे ओशियन में छोड़ते हैं। ओशियन में भी फिश का साइज बढ़ते ही रहता है। इस चीज से हैरान होकर मनु फिश से पूछते हैं कि आप आखिर हैं कौन, और फाइनली भगवान विष्णु मनु को अपने असली रूप के दर्शन देते हैं और ये वार्निंग भी देते हैं कि कुछ दिनों बाद एक फ्लड आने वाला है, इतना बड़ा फ्लड कि उससे पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए तुम्हें यानी कि मनु को एक बोट बनानी होगी और अपने साथ सारे प्लांट्स के सीड्स, सारे एनिमल्स के पेयर्स और अपनी फैमिली और 70 ऋषिस को लेकर जाना होगा। आखिर फ्लड आता है और मनु सारे लोगों के साथ बच जाते हैं और फ्लड के बाद अर्थ को फिर से पॉपुलेट करते हैं। अब आते हैं ग्रीक माइथोलॉजी पर। तो ज़्यूस जिन्हें कि किंग ऑफ गॉड्स कहा जाता है, अर्थ के लोगों से किसी वजह से गुस्सा हो जाते हैं और ड्यूकैलियन जो कि प्रोमीथियस का बेटा होता है उसे ये वार्निंग देते हैं कि अर्थ पर एक बहुत खतरनाक फ्लड आने वाला है और उससे बचने के लिए तुम्हें अपनी वाइफ को लेकर एक बोट बनानी होगी। ड्यूकैलियन यही करता है और पूरे 9 दिन के फ्लड के बाद वो जमीन पर आते हैं और अर्थ को रीपॉपुलेट करते हैं। अब आते हैं मेसोपोटामिया की स्टोरी पर। तो ये स्टोरी हमें वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लिटरेचर में मिलती है जो कि ऑलमोस्ट 4000 साल पुराना है। यहाँ पर ये कहा गया है कि गिलगमेश एक किंग होता है उरुक किंगडम के, जो कि आज का इराक है। एक दिन इनका दोस्त मर जाता है और गिलगमेश डर जाते हैं कि एक दिन उनके साथ भी यही होगा, एक दिन वो भी मर जाएंगे। इस चीज से टेंशन में आकर वो इमॉर्टलिटी यानी कि अमर होने का रास्ता ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच वो यूटाफिस्टिम जो कि मनु से बहुत ज्यादा सिमिलर है उससे मिलते हैं और यूटाफिस्टिम उसे बताते हैं कि वो अभी पूरी तरह से इमॉर्टल हो चुका है क्योंकि बहुत सालों पहले एक फ्लड आया था जिससे कि पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेकिन यूटाफिस्टिम इससे बच जाता है क्योंकि वो भगवान के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए एक बोर्ड बनाता है और उसमें सारे स्पीसीज के एनिमल्स और अपने रिलेटिव्स को लेकर जाता है और उसके बाद वो इमॉर्टल हो जाता है। तो ये 3 हमें सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के अकाउंट्स मिलते हैं जहाँ की फ्लड की बात की गई है। लेकिन बाकी रिलीजन्स में भी हमें सेम कंसेप्ट मिलता है जो कि बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है कि सारी स्टोरीज एक इवेंट की तरफ फोकस करते हैं जहाँ की सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, जो कि शायद इतना खतरनाक था कि उसका डर लोगों ने जनरेशंस टू जनरेशंस पास किया कि बेटा एक ऐसा फ्लड आया था जिसने कि पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन एक फ्लड इतना खतरनाक कैसे हो सकता है कि वो पूरी की पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दे। और यहाँ ये भी क्वेश्चन आता है कि ये फ्लड आने के पहले दुनिया कैसी थी, कितनी एडवांस थी, वहाँ पर कैसे लोग रहते थे। इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिलना चाहिए वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन की स्टोरीज में, जो कि है इंडस वैली और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो कि 5 से 6000 साल पहले की सिविलाइजेशन है। लेकिन इंडस वैली की लैंग्वेज को हम अब तक नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए हमें देखना पड़ेगा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को। तो मेसोपोटामियन या सुमेरियन वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। कुछ स्कॉलर्स तो इसे आईवीसी से भी पुराना मानते हैं। सुमेरियन सिविलाइजेशन एक एडवांस सिविलाइजेशन थी। इनके पास सिटी स्टेट स्ट्रक्चर था
था, एक राइटिंग सिस्टम था, मार्केट था, किंग्स थे, रिलीजन थी और सबसे इम्पोर्टेंट माइथोलॉजी भी थी, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सुमेरियन सिविलाइजेशन की सबसे बढ़िया बात यह है कि किसी ने इस सिविलाइजेशन के सारे राजाओं की लिस्ट बनाई है, वो भी फर्स्ट किंग से लास्ट किंग तक। और जो एंड में कुछ कुछ राजाओं के नाम आते हैं वो सच में सुमेरिया में एग्जिस्ट कर चुके हैं। तो ये हम बोल सकते हैं कि लिस्ट में जो राजा हैं वो सारे राजा सच में एग्जिस्ट करते थे और ये एक रियल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। लेकिन ये रियल हिस्ट्री वाली बात तब क्वेश्चन में गिर जाती है जब हम इस लिस्ट में दिए गए राजाओं के रूलिंग टाइम को देखते हैं, या इन्होंने कितने टाइम तक राज किया उस टाइम को देखते हैं। फर्स्ट किंग है एलुलिम, ये रूल करते हैं 28,000 साल तक। सेकंड अलानगर, ये रूल करते हैं 36,000 ईयर्स तक। एल मैन लुआना 43,200 ईयर्स तक। एल मैन गालाना 28,800 ईयर्स तक। डुमुजिन 36,000 ईयर्स। एन सिपाद जिद आना 28,800 ईयर्स तक। एन मैन दूर आना 21,000 ईयर्स तक। उबारा टुटू 18,600 ईयर्स तक। तो ये क्या है, कोई भी किंग इतने सालों तो कैसे जिंदा रह सकता है? इतने सारे अननेचुरल ईयर्स की वजह से बहुत से हिस्टोरियंस इन्हें मिथिकल किंग्स कंसिडर करते हैं। लेकिन मैंने तो कहा था कि एंड में जो नाम आते हैं वो रियल किंग्स हैं और वो रियल में एग्जिस्ट कर चुके हैं, तो फिर ये मिथ कैसे हैं? तो सुनो, ये जो सारे राजा हैं जिनके नाम और रूलिंग पीरियड मैंने अभी बताए, किंग लिस्ट में बहुत क्लियर तरीके से ये डिस्टिंक्शन किया है कि ये किंग्स ग्रेट फ्लड आने के पहले के किंग्स हैं और इसीलिए इनकी एज ज्यादा है। और लिस्ट में फ्लड आने के बाद वाले किंग्स के रूलिंग पीरियड धीरे धीरे कम होते जाते हैं। अब हिस्टोरियंस तो वही मानते हैं कि फ्लड के पहले वाले किंग्स मिथिकल हैं, लेकिन कोई भी रियल किंग्स की लिस्ट में मिथिकल किंग्स को क्यों ही डालेगा, वो भी इतने डिटेल्स में? अगर हम इस लिस्ट को सच माने, हमें यहाँ पता चलता है कि फ्लड आने के पहले भी दुनिया थी, फ्लड आने के पहले भी सिविलाइजेशन थी, जो कि हमें हिंदुइज्म में मत्स्य की स्टोरी, ग्रीक में ड्यूकैलियन और सुमेरियन में गिलगमेश की स्टोरी में पता चलता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ग्रेट फ्लड कब आया, और अगर ऐसा फ्लड अर्थ पर कभी आया जिसने कि पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या हमें उसके कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस मिलते हैं? तो कुछ एविडेंसेस हमें मिले हैं और इन एविडेंस के लिए हमें 12,000 साल पास्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन 12,000 साल ही क्यों? इसका आंसर देने के लिए हमें और थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बाय थोड़ा आई मीन करोड़ों साल पहले। तो 450 करोड़ साल पहले अर्थ बनी। ठीक से सुनो, 450 करोड़ साल पहले, ये एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। इसके बाद 400 से 250 करोड़ साल पहले अर्थ पर लाइफ आई, जो कि पहले बहुत बेसिक थी। 25 से 6 करोड़ साल पहले अर्थ पर डायनासोर्स थे। 2.5 लाख साल पहले अर्थ पर ह्यूमंस एज अ स्पीशीज इवॉल्व हुई और यही शुरू होता है आइस एज, जहाँ की अर्थ का टेम्परेचर गिर गया था और कॉन्टिनेंट्स पर आइस के शीट्स बन चुके थे। और इसी टाइम होती है आइस एज की ये वाली मूवीज। और ऑलमोस्ट 12,000 साल पहले ये आइस एज खत्म हुआ और इसीलिए आता है 12,000 साल पहले की डेट, या एग्जैक्ट में देखे तो 11,700 साल पहले। लेकिन 11,700 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि आइस एज खत्म हो गया? वेल, ये चीज और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। 12,800 साल पहले जब आइस एज खत्म हो रहा था, आइस कैप्स मेल्ट हो रही थी। ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ रहा था। लेकिन इससे कुछ साल बाद ऐसा कुछ हुआ कि टेम्परेचर एकदम से घट गया और वो भी 10 से 15 डिग्रीज तक। और इसके बाद टेम्परेचर अगेन अचानक से बढ़ गया और फाइनली नॉर्मल हुआ, जो कि अभी है। ये जो मिस्टीरियस टाइम है, इसे कहा जाता है यंगर ट्राइस पीरियड। ये इतना ड्रास्टिक चेंज था कि अर्थ पर बहुत सी एनिमल्स की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। ये एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट था। लेकिन उस टाइम ऐसा क्या हुआ कि अर्थ के क्लाइमेट में इतना ड्रास्टिक चेंज आया? कुछ स्कॉलर्स थियरीज बनाते हैं कि इस टाइम अर्थ के आइस कैप्स पर कोई मीटियोर गिरा होगा या कोई नेचुरल कैलेमिटी हुई होगी जिससे कि आइस कैप्स मेल्ट हुए और एक बहुत बड़ा फ्लड आया। जो आइस कैप्स का मेल्ट हुआ ठंडा पानी था वो ओशियंस में गया और वहाँ के पानी का टेम्परेचर भी कम हो गया। और जैसे कि ये फ्लड बहुत बड़ा था, अर्थ का टेम्परेचर भी ड्रास्टिकली गिरा और फाइनली थोड़े टाइम बाद टेम्परेचर नॉर्मल हुआ। कुछ राइटर्स जैसे कि ग्राहम हैनकॉक कहते हैं कि ये फ्लड इतना बड़ा था कि इसने अर्थ के बहुत सी स्पीशीज को खत्म कर डाला। और वो इस फ्लड के एविडेंसेस भी शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट एरिया में ये जो लाइंस है, ये फ्लड की वजह से हुई है। और ये जो सारे बड़े पत्थर हैं, ये भी इस जगह के नहीं है, ये भी फ्लड के पानी में फ्लोट होकर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर इन स्टोन्स के होने का कोई भी सेंस नहीं बनता। वो ये भी कहते हैं कि ये वही फ्लड है जो कि हमारी रिलीजियस स्टोरीज में मेंशन किया जाता है एज ग्रेट फ्लड। और इस फ्लड के पहले भी एक सिविलाइजेशन थी जो कि इसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो गई। तो हमें फ्लड के एविडेंसेस तो मिलते हैं, लेकिन क्या हमारे पास ये एविडेंस है कि फ्लड के आने के पहले अर्थ पर कोई एडवांस सिविलाइजेशन थी? वेल, एविडेंस अब तक नहीं था, लेकिन अब शायद मिल गया है। अब तक हिस्टोरियंस मानते थे कि ह्यूमंस पहले हंटर गैदरर थे, यानी कि सेटल्ड नहीं थे, ये उतने समझदार नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने
एग्रीकल्चर डिस्कवर किया, इन्होंने सोसाइटीज बनाना शुरू किया और सिविलाइजेशंस बनाई, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये ह्यूमंस एडवांस थे, इनके पास लैंग्वेज थी, रिलीजन था, सिटीज थी और सिटीज में कुछ बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स भी थे, जैसे कि पिरामिड्स। और ये सारे पिरामिड्स, मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स और एडवांस सिविलाइजेशन हमें 3000 बीसी से 5000 बीसी तक देखने को मिलती है। लेकिन क्या होगा अगर हमें इससे पहले कुछ मॉन्यूमेंट्स देखने को मिले, जबकि ह्यूमंस उतने ज्यादा एडवांस नहीं थे। लेट्स टेक 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, नहीं, पिरामिड्स के 5000 साल पहले। और ये डिस्कवरी लिटरली हिस्ट्री को बदल देती है। 1995 में टर्की में डिस्कवरी होती है गोबेकली टेपे की, जो कि देखने में एक नॉर्मल सा एंशिएंट मॉन्यूमेंट है, लेकिन शॉक तब लगता है जब हमें इसकी डेट पता लगती है, जबकि ये बनाया गया था, जो कि है 9600 बीसी, लॉन्ग बिफोर पिरामिड्स, इंडस वैली और मेसोपोटामिया। उससे बहुत साल पहले, ऑलमोस्ट अब से 10,000 साल पहले ह्यूमंस ने, और वो भी ऐसे ह्यूमंस ने जो कि सेटल्ड नहीं थे, एडवांस नहीं थे, उन्होंने ऐसी साइट कैसे बना ली जहाँ की बड़े बड़े स्टोन्स के स्ट्रक्चर्स है। और हिस्टोरियंस तो ये भी मानते हैं कि ये कोई लोगों के रहने की जगह नहीं है, ये एक टेंपल है, यानी कि वो लोग रिलीजियस भी थे। गोबेकली टेपे के आसपास और एक्सकवेशंस करने पर यह पता लगता है कि इसके आसपास और भी इसी तरह के स्ट्रक्चर्स हैं और कुछ तो रहने वाली जगह भी है, और ये पूरी की पूरी सेटलमेंट है। सुमेरिया, जिसे कि हम अब तक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानते थे, उससे 4000 साल पहले की बात है ये। अब ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए आपको बहुत सी चीजें चाहिए, आपको प्लानिंग चाहिए, ऐसे कार्विंग्स करने के लिए आपको आर्टिस्ट चाहिए, और शायद से लैंग्वेज भी चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, जो कि हंटर गैदरर्स कैसे करेंगे। डेफिनेटली ये सब सीखने के लिए टाइम लगता है, लेकिन क्वेश्चन आता है कि एकदम से ये लोग इतनी एडवांस चीजें कैसे सीख गए, या फिर इनको ये सारी चीजें किसी ने सिखाई। ग्राहम हैंकॉक, जो कि ग्रेट फ्लड वाली थ्योरी में मानते हैं, वो कहते हैं कि जो सिविलाइजेशन फ्लड के वजह से डिस्ट्रॉय हुई, वहीं से कुछ लोग बच गए, सेम जैसे कि हमें हमारी रिलीजियस स्टोरीज में बताया जाता है, जैसे कि मनु, जो कि फ्लड में बोट बनाकर बच जाते हैं। और इन्हीं लोगों ने ये सारी चीजें उस टाइम वहाँ ह्यूमंस को सिखाई होगी और गोबेकली टेपे बसाने में मदद की होगी। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, गोबेकली टेपे एकदम से नहीं बनी। गोबेकली टेपे के पहले भी हमें ऐसे सेटलमेंट्स मिलते हैं जो कि ये बताते हैं कि ये एक ग्रेजुअल इवोल्यूशन है। और हाँ, यंगर ड्रायस या ग्रेट फ्लड के पहले भी लोग थे और वो प्रिमिटिव टाइप से रहते थे, इसके एविडेंसेस हमको मिलते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ग्रेट फ्लड वाली थ्योरी कैंसिल हो जाती है क्योंकि हमें फ्लड के पहले प्रिमिटिव सेटलमेंट्स मिले? क्योंकि अगर फ्लड के पहले एडवांस सिविलाइजेशन थी तो वहां पर हमें प्रिमिटिव सेटलमेंट्स नहीं मिलने चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि एक एडवांस सिविलाइजेशन होने के बहुत चांसेस हैं। हो सकता है कि कोई सिविलाइजेशन थी, लेकिन जब वहां पर आइस एज की शुरुआत हुई, ये सिविलाइजेशन वीक होती गई और आइस एज का एंड आते आते इन लोगों के पास कुछ ऑप्शंस नहीं बचे और इनको प्रिमिटिव सेटलमेंट्स में रहना पड़ा, और ये लोग धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल सिविलाइजेशन को भूलते गए और हंटर गैदरर लाइफस्टाइल को फॉलो करने लग गए। इसीलिए हमें आइस एज के टाइम पर फ्लड के पहले ऐसी सेटलमेंट्स देखने को मिलती है, और जब आइस एज खत्म हुई, इन लोगों के स्ट्रक्चर्स फ्लड में डिस्ट्रॉय हो गए। लेकिन अगर हम मानते भी हैं कि हमसे पहले अर्थ पर कोई एडवांस सिविलाइजेशन थी, तो उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें अब तक क्यों नहीं मिले? तो इसको लेकर एंशिएंट सिविलाइजेशन को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इतनी अंदर तक खुदाई की ही नहीं जहाँ की उनको हजारों साल पुराने एविडेंसेस मिले। तो आर्कियोलॉजिस्ट तो यही मानते हैं कि कोई एडवांस सिविलाइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि इसके कोई एविडेंसेस अब तक नहीं मिले। लेकिन किसी चीज का एविडेंस ना हो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को बस एविडेंस चाहिए और वो बस उस पर ही सोचते हैं जो कि उनके हिसाब से पूरी तरह से ठीक है। लेकिन इसी वजह से आर्कियोलॉजी बहुत बार गलत भी हुई है। अब गोबेकली टेपे को ही ले लो, अगर इसकी डिस्कवरी के पहले आप किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट को ये बताते हैं कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि पिरामिड से 5000 साल पुराना है, तो वो लोग बिल्कुल नहीं मानते। आर्कियोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि इंडिया में सो कॉल्ड आर्यन माइग्रेशन के पहले घोड़े नहीं थे, लेकिन हमें आर्यन माइग्रेशन के पहले के चैरियट्स मिले हैं, जो कि कॉमन लॉजिक है कि अगर चैरियट्स थे तो घोड़े तो होंगे ही। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट कॉमन लॉजिक पर नहीं, एविडेंसेस पर चलते हैं, और अगर कॉमन लॉजिक से सोचे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमसे पहले कोई एडवांस सिविलाइजेशन अर्थ पर थी और उससे पहले भी और ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशंस थी। इस चीज पर और ग्रेट फ्लड कब हुआ, कैसे हुआ, इस पर हम अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे।